बताया ये गया कि मुगल जिस तरीके से क्रूर थे, आतंकी थे, शैतान थे, उनका महिमा मंडन पिछले बहुत समय से किया जा रहा था, जिसे अब बदला जा रहा है। जितने भी यहाँ राजा आए हैं उनका केवल लूटना और शासन करना नहीं था, इसको सांस्कृतिक रूप से इस देश को कमजोर करना और अपने जो उनकी कल्चर है उसको स्थापित करना यहाँ रहने के बाद ये उनकी नीति होती थी। जब आप ये बार बार सेक्युलर शब्द यूज कर रहे हो, इसका मतलब कहीं दिमाग में हमारे ये है कि ये आज के मुसलमान और मुगल साम्राज्य एक है। आप क्यों नहीं बता सकते हैं कि अकबर के जमाने में टोडरमल हुआ, तानसेन उसके जमाने में हुआ? आप पता कर पाए क्या आज तक? वो उस उपलब्धि को आप नकार देना चाहते हैं, इसलिए कि अगर वो आप बताते रहेंगे तो यह जो हिंदू मुसलमान का आपका एजेंडा है वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। अकबर के बारे में ये भी फैक्ट है कि अकबर के कार्यकाल में ही सोने और चांदी के राम टका सिक्के हुआ करते थे, जिस पर एक तरफ सीता मैया और राम का चित्रण हुआ करता था। तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखेंगे? ये फैक्ट है, इतिहास में दर्ज है। किसी भी राजा का, अशोक का क्या हुआ? अशोक जब राजा बन रहा था तो उसने भी अपने भाइयों को मारा, उसने अपने बीमार पिता से राजमुकुट छीना, और उसके बाद कलिंग में क्या किया? अगर अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों को मारा होगा, नहीं मारा, तो अशोक ने कलिंग में क्या किया था? 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो है विधवाओं को देख के तो उसे बौद्ध धर्म याद आया। किसी ने धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, बाल के रंग के आधार पर, कद के आधार पर, काठी के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर अगर तलवारें चलाई हैं तो वो गलत है और आने वाला सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को ये पढ़ना ही चाहिए, और जिसने इसको छुपाया है उसने अपराध किया। मराठे के चैप्टर में वो सब लिखा हुआ है। आप जो गुस्सा कर रहे हैं, नहीं तो फिर नैरेटिव वो भी आना चाहिए ना। नैरेटिव वाले से आप बात करिए, कौन नैरेटिव बनाया है? नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, डिजिटल की दुनिया का वो कार्यक्रम, इकलौता कार्यक्रम जो खूब पसंद किया जाता है आप सबके बीच। कहते हैं कि इतिहास हमेशा वीर लिखते हैं। कहा जाता है कि इतिहास की जो गाथा लिखी जाती है वो वीरता से लिखी जाती है। पर क्या पिछले दिनों जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, हम ये समझें कि अब इतिहास सरकारें लिखने लगी हैं या बदलने लगी हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि NCERT उसने एक चैप्टर में कुछ अंश बदले हैं, जिसके बाद से उस पर सियासत होने लगी। बताया ये गया कि मुगल जिस तरीके से क्रूर थे, आतंकी थे, शैतान थे, उनका महिमा मंडन पिछले बहुत समय से किया जा रहा था, जिसे अब बदला जा रहा है। इसी को लेकर विपक्ष कहता है कि अब इसकी आवश्यकता क्या है, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि इतने दिनों से सच छुपाया क्यों गया। विपक्ष की तरफ से इसे भगवाकरण करने की बात कही जा रही है, यानी इतिहास से छेड़छाड़ और भगवाकरण, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम सच उजागर कर रहे हैं। यही कहानी है जो पिछले दिनों सियासी गलियारों में खूब चर्चित भी है, इसलिए आज खबरों के खिलाड़ी का विषय भी है। मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ, फिर उसके बाद विषय पर लौटती हूँ। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, बिलाल सब्जवारी जी हमारे साथ हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इतिहास का भगवाकरण हो रहा है या इतिहास में बदलाव हो रहा है, बस इसी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। अवधेश जी, कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे ही करेंगे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस बात को रख रहा है या कह रहा है कि ये जबरदस्ती का भगवाकरण करने की कोशिश हो रही है, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, अगर बात सच थी और अकबर क्रूर थे, मुगल शासक क्रूर थे, तो उनकी महिमा मंडन की आवश्यकता क्यों थी? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। NCERT ने जब 1.5 वर्ष पहले 10वीं, 11वीं, 12वीं की समाज विज्ञान, नागरिक शास्त्र की किताबों में परिवर्तन किया था, तब भी यही है। वो एक सीरीज है, एक्सप्लोरिंग इंडिया, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, तो वो उसकी सीरीज का एक अंश है। और इसमें केवल अकबर ही नहीं है, एक पूरे मुगल काल को एक नई दृष्टि तो नहीं कहेंगे, दृष्टि तो पुरानी ही थी। अलग अलग इतिहासकारों के आधार पर जो बातें थी, अलग अलग लिखा है, उसको बच्चों के दृष्टि से कि उनको किसी के प्रति बायस्ड भी नहीं हो, किसी के प्रति उनके मन में नफरत भी नहीं हो, लेकिन सच्चाई से वो अवगत हो, इसका ध्यान रखते हुए कि इतिहास को उसके आधार पर लिखा जाए, और लिखने की कोशिश की है। क्योंकि अभी तक किसी ने भी तथ्यों के आधार पर उनका खंडन नहीं किया कि ये तथ्य गलत है। एक बात। सेकंड अब है कि इतिहास का मूल्यांकन, इसके 3 पहलू हैं। पहला तो यह है कि भाई जो कुछ लिखा गया, जैसा मैंने कहा, अब जहाँ तक अकबर का प्रश्न है, तो देखिए ये जो ग्रेट मुगल्स
लिखे गए हमारे यहाँ, और ग्रेट मुगल्स के बारे में कई कल्पनाएं की गई कि भाई पूरे भारत पर शासन किया और उन्होंने पूर्व के सल्तनत काल के तो इस्लामिक शासकों की तरह वो क्रूर नहीं थे, सहिष्णु नीति अपनाया, खासकर अकबर के बारे में सहिष्णु थे। उन्होंने जजिया कर हटाया, दीन इलाही शुरू किया और हिंदू राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है और इसको बिल्कुल हटा दिया गया है, लेकिन इसके जो दूसरे पक्ष थे वो सामने नहीं लाए गए थे। तो एक तो इसका एक पहलू है कि दूसरे पक्ष क्या थे। दूसरा पक्ष ये था कि अकबर को बाहर से आया और भारत में ही रह गया, वो भारतीय हो गया। दूसरा पक्ष इसमें यह है कि भारत एक केवल विजयों और राजाओं का इतिहास नहीं है, एक जीवित सभ्यता है। भारत उस रूप में नेशन स्टेट नहीं रहा है जैसे कि पश्चिम में देखा जाता है कि एक नेशन स्टेट रहे, किसी ने एक एककरण किया है। वो चाहे जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत खंड, ये सारे नाम जो हमको दिखाई देते हैं वो बताता है कि भारत सांस्कृतिक एकता की बात थी। एक सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, धर्म के आधार पर यहाँ के लोग अलग अलग राजे राजवाड़े होते थे, लेकिन सब भारत को एक मानते थे। सबके लिए वेद, सबके लिए उपनिषद, सबके लिए गंगा, सबके लिए हिमालय, सबके लिए वही देव। तो ये हमारे अंदर राष्ट्र का भाव था। तो अब कोई भी शासक जो भारत में आया है उसका मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि भारत की हजारों वर्षों की जो अंतःशक्ति थी, सांस्कृतिक, सभ्यता, आध्यात्मिक, और उसके आधार पर एक जीवन शैली भारत में, उसको वो मजबूत किया है या उसको कमजोर करने की कोशिश की है। एक बहुत बड़ा आधार किसको हम महान कहेंगे, ये होता है भारत की दृष्टि से जब हम देखते हैं। तो इस आधार पर जब हम देखते हैं तो चाहे कोई सहिष्णु हो, अकबर सहिष्णु हो सकते हैं, लेकिन अकबर ने इसको मजबूत करने की कोशिश नहीं की, इसको बाकी राजाओं की तरह कमजोर ही किया। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि अगर उसने मुस्लिम स्टेट पर अटैक किया है तो वहां उसने मस्जिद तोड़े हों, मस्जिद तोड़े हों, ये लेकिन मंदिर तोड़ने के उदाहरण है वो बाकी मैं दे सकता हूं। एक भी ऐसा उदाहरण उसके जीवन काल में नहीं मिलता है जब उसने विजय के बाद इस्लामी उपाधि से अलग कोई उपाधि लिया हो कि विजय के बाद हमको क्या कहा जाए। और तीसरी बात आती है अकबर के बारे में, जैसे इतिहासकारों जैसे B.A. स्मिथ हैं, B.A. स्मिथ ने लिखा है, वही ग्रेट मुगल तो पहले उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने अकबर द ग्रेट भी, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि अकबर ने जितने महिला, जैसे बैरम खां उसका संरक्षक था, लेकिन जबरन उसकी पत्नी पसंद आ गई तो उससे उसने जबरन शादी किया था। कि वो मतलब जिस अस्वाभाविक रूप से महिलाओं के प्रति वासनाओं से ऐसा अभिभूत होता था, और राजाओं के साथ वो इस रणनीति के तहत कि उनकी महिलाओं का, उनकी बहन का, उनकी पत्नियों का भविष्य की दृष्टि से उपयोग करें, इसके लिए वो लेता था। और मीना बाजार की शुरुआत उसी ने की थी, अगर महान है तो ऐसे अनेक तथ्य आपको दिए जा सकते हैं। जैसे बिल डूरा ने लिखा है कि मुगल काल का इतिहास जो है दुनिया का सबसे खूनी और क्रूर हिस्ट्री है, उसने दिया। मैं यही पूछ रही थी कि ये हमारे यहाँ क्यों छिपाया गया। नहीं, देखिए छिपाया नहीं गया, दोनों बातें इतिहासकारों ने लिखा है और सब किताबें उपलब्ध है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि सेकुलरिज्म का मतलब ये हो गया कि हमारा सेकुलरिज्म ये है कि हमको हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ऐसी बातें नहीं लिखनी है जिससे कि हमको टूट जाए। एक तो एक दृष्टि से, दूसरी दृष्टि इसको इस रूप में समझिए कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है। आप पार्लियामेंट से जब बाहर आते हैं तो आपको कौन कौन सा रोड मिलता है। आपको अकबर रोड मिलेंगे, आपको बाबर रोड मिलेंगे, हुमायूं रोड मिलेंगे, शाहजहां रोड मिलेंगे, छत्रपति शिवाजी रोड नहीं मिलेगा, मान सिंह रोड मिल जाएगा, और राष्ट्रपति में मुगल गार्डन बन जाएगा। तो ये सारा एक अजीब किस्म की हमारे यहां दृष्टि रही है कि अंग्रेजों का भी, मैं इतिहास का विद्यार्थी रही हूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नवालिस, कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड रिपन, कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड कर्जन, अजीब हिस्ट्री थी। कोई हमारे देश में आया है, अकबर यहां बस जरूर गया है, बाबर आखिर उस किस दृष्टि से बाबर यहां आया था। बाबर, जितने भी यहां राजा आए हैं उनका केवल लूटना और शासन करना नहीं था, इसको सांस्कृतिक रूप से इस देश को कमजोर करना और अपनी जो उनकी कल्चर है उसको स्थापित करना यहां रहने के बाद, ये उनकी नीति होती थी। अकबर के बारे में यह भी गलतफहमी है कि वो बहुत दूर तक, औरंगजेब का शासन उसके करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा था, उसका बहुत ज्यादा शासन आप मौर्य साम्राज्य से तुलना करिए, वो मौर्य साम्राज्य से आप तुलना करिए, गुप्त साम्राज्य से तुलना करिए, यहां तक कि मराठों से भी बहुत ज्यादा नहीं था अकबर का साम्राज्य, मराठा के आसपास था उसका साम्राज्य। तो यह भी नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके बारे में जितनी बातें की जाती है,
अब जो चित्तौड़ का है, बहुत लोग बोलेंगे कि चित्तौड़ पर हमला किया 30,000, उसने 35,000, हम लोग पढ़ते रहे, आज इस पर भी विवाद है। हिस्ट्री में ऐसे ही लिखा रहता था कि 30 से 35,000 लोगों को उसने मारा और उसके बाद उसने टावर बनाया। इतिहासकार टॉड ने लिखा है, कर्नल टॉड ने, कि वो वहां गिनने के लिए जनेऊ तौलता था। 40.7 मन जनेऊ उसने तौला और एक जनेऊ का जो होता था 7.7 ग्राम होता था। बोला कि वो इतना क्रूर था कि जनेऊ तौल के उसने देखा है। तो ये सामने आना नहीं चाहिए। दीने इलाही जजिया हटा दिया गया। अरे भाई, आप नीचे स्तर पर तो देखो ना कि जजिया, बर्नियर ने लिखा है, जो फ्रांसीसी यात्री था उस काल का, बर्नियर ने ही लिखा है कि अकबर नहीं, सभी मुगल काल में जो इतने क्रूर थे कर्मचारी कि कोई अगर अपना लगान नहीं दे रहा है, टैक्स नीचे नहीं दे रहा है, तो उसके बच्चों को उठा के गुलाम बना देते थे। और उस पूरे काल में 3 करोड़ आबादी भारत की घटी है। तो ये सब चीजें समाज के सामने आना आवश्यक है इतिहास के रूप में। अच्छा, अगर हम इन्हीं सबको महान मान ले, मतलब पूरे मुगल, तो राणा सांगा को हम क्या मानेंगे, दुर्गावती को हम क्या मानते हैं, छत्रपति शिवाजी को क्या मानते हैं, हमीर देव को क्या मानते हैं, बप्पा रावल को हम क्या मानते हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर को हम क्या मानते हैं। ये तो सवाल तो ये आता है कि ये सब इतिहास कैसे छिपाया गया हमारे देश में, क्योंकि कोई मुगल काल और कोई सल्तनत काल नहीं था। इसीलिए इसका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हमको जो फैक्ट्स है, जो अकबरनामा में जो चीजें लिखी वहां से बियॉन्ड है, जो अबुल फजल ने लिखा है उसमें आईने अकबरी से है, जो बाबरनामा की बात है उसके पेज उठा के इसमें लिखे गए हैं। कहीं भी बाहर से एक तथ्य नहीं दिया गया है। और मैं तो इसी आधार पर मानता हूं कि मेरे लिए भारत का इतिहास वो है कि जो हमारी, जो भारत की जो पहचान थी, जिस भारत था, उस जीवन शैली को, उस सभ्यता संस्कृति को सशक्त करने में किसने भूमिका निभाई या उसने तोड़ने में भूमिका निभाई, हमारे लिए वो महान होगा। भारत में भले अपने राज्य के लिए लड़ते थे, लेकिन आप पढ़ेंगे उनके बारे में कविताएं और कहानियां, तो उनको भारत का ही वीर कहा जाता था। ये नहीं कहा जाता था कि वो फलाने जगह के वीर हैं। ये एक कंसेप्ट था भारत में। सही है। एनसीईआरटी की किताब में जो चेंजेस हुए हैं, जिसको लेकर इतना विवाद चल रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर मेरी बाईं ओर देख रहे होंगे, वो सारी बातें इस स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही वो अकबर का बयान जो कि कोट करके इस पुस्तक में लिखा गया है, ये भी आपकी स्क्रीन पर बाईं ओर दिखाई दे रही है। इसी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर या विवाद ना हो या हिंदू मुस्लिम ना हो, बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई। जब हम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री देखते हैं, समकालीन इतिहास देखते हैं, तो उसमें जलियांवाला बाग भी दिखाई पड़ता है हमें, उसे नहीं छिपाया जाता है। बट सेकुलरिज्म के नाम पर इस तरीके की चीज़ें, और छिपाना तो अलग, वो अकबर जिसने इतने लोगों को इस तरीके से मारा, उसको महान बता दिया जाता है, उस पर फिल्में बनती हैं, उसको योग्य शासक बता दिया जाता है। इसकी भी क्यों आवश्यकता थी? क्यों नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक लगातार मैं या हमारे से जो पहले की पीढ़ी थी वो लगातार वही पढ़ रही थी? बहुत अच्छा विषय है। एक तो पहले अवधेश जी को बधाई, हमारे बड़े भाई भी हैं, जन्मदिन पर उनकी बधाई, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और जिस तरह से अवधेश जी ने बात की उसमें कोई गलत बात उस तरह से जिक्र नहीं हुआ, लेकिन मसला क्या है? आपने कहा कि इतिहास होता क्या है? इतिहास है जीतने की कहानियाँ, हारने की कहानियाँ इतिहास में नहीं लिखी जाती कभी भी। दूसरा, इतिहास क्या होता है? जो शासन में है वो उस पर्सपेक्टिव से लिख रहा है। इसलिए ये कहना कि इतिहास पहले फैक्ट्स था या वो खराब फैक्ट नहीं थे और आज फैक्ट्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी नज़र क्या है, वो इतिहास को कैसे देखती है, फैक्ट्स को कैसे देखती है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। दोनों बातें होती है कि अकबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, राणा सांगा ने क्या किया और सब लोगों ने क्या किया, लेकिन आप शासक के तौर पर किस नज़र से देखते हैं, वो उन फैक्ट्स को उस तरह से ट्विस्ट करता है। ठीक है, मुगल शासकों को अभी तक हम हमलावर, आक्रामक, आक्रमणकारी और ये सब मान रहे थे। अब क्या हुआ? अब आप नए स्टेज पर आ गए। पहले आज के मुसलमान के साथ उन मुगलों को, मुगल साम्राज्य को जोड़ के नहीं देखा जाता था। जब आप ये बार बार सेकुलर शब्द यूज कर रहे हो, इसका मतलब कहीं दिमाग में हमारे यह है कि ये आज के मुसलमान और मुगल साम्राज्य एक है। ऐसा नहीं है ना। क्या कोई ऐसा सबूत मिल रहा है कि बाबर के सब लोग हैं यहाँ पर? वो भाषण में बहुत सारे नेता लोग, मित्र लोग हैं, कहते रहते हैं कि बाबर की औलाद, ठीक है, लेकिन वो उनके दूसरे नेता डीएनए भी एक ही बताते हैं। अब किस किस का डीएनए एक है वो तो अलग इशू है। लेकिन इतिहास को शासन की नज़र से देखना ही इतिहास है, उसका फैक्ट से कोई बहुत लेना देना नहीं।
आपने अकबर से चर्चा की, एनसीईआरटी की बुक्स में हुआ। ये एक्सरसाइज पहली बार तो हो नहीं रही। जब पहले वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर, उस समय एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी, तो उस समय भी कोशिश की गई, लेकिन उस समय बहुत काम नहीं हुआ क्योंकि वाजपेयी जी और एनडीए के जो भी सहयोगी दल थे उसके दबाव में वो काम नहीं हो पाया। अकबर क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? मैं इतिहास पर नहीं जा रहा क्योंकि मैं इतिहास का जानकार नहीं हूँ। बड़ा मैंने पढ़ा है, जितना पढ़ा है, जो भी पढ़ाया गया, कर्नल ट्राट की बात करें, साम्राज्यों की बात अभी की, वो सब फैक्ट्स सब अभी बने हैं, वो सारे फैक्ट्स भी, कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था, बड़ा छोटा बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्दा क्या है कि अकबर क्यों लिया गया? अभी तक के मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उसमें आपने बाबर को सबसे पहले कोट करते क्योंकि वो आक्रमणकारी हैं, और औरंगजेब को सबसे आखिर में आप कोट करते हैं जो ये कहता है कि भाई उसने बहुत वो किया। अब केवल अकबर एक ऐसा शासक था जिसकी पॉजिटिव इमेज इस पूरे शासनकाल में बनी हुई थी, तो उसको कैसे डिमोनाइज किया जाए? क्योंकि उसको जब तक डिमोनाइज नहीं करेंगे तब तक पूरी की पूरी जो सूत्र है वो खत्म नहीं होगा, समझे? तो ये एक्सरसाइज अकबर को डिमोनाइज करने की है, और अकबर को डिमोनाइज करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं उस इतिहास के बारे में नहीं जानता, मैं क्या कहूँगा, लेकिन उसको कहाँ से कहाँ लिंक कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। राजनीति आप उस राजनीति, आप इस राजनीति को थोड़ा सा और आगे लगाएं कि एक सरकार में एक प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से किसी को एचआरडी मिनिस्टर बना देता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन कौन लोग हैं जो उस एचआरडी मिनिस्टर को अचानक हटा देते हैं? क्यों हटा देते हैं? क्योंकि वो एचआरडी मिनिस्टर शायद आपके एजेंडा को ठीक से नहीं चला रहा। तो मसला ये है, ये तो सरकारों का भीतर का मामला। हाँ, मैं उसको कनेक्ट करके बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं फैक्ट्स पे नहीं जा रहा क्योंकि फैक्ट्स तो बहुत सारे फैक्ट्स तो अलग अलग होते हैं ना। आप रामचरितमानस, अभी रामचरितमानस की चर्चा हो जाएगी, तो रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, और जो आज 15 रामायण लिखी हुई हैं उन सब में अलग अलग तरीके से लिखा गया है, और उसके बाद जो नए लोग लिख रहे हैं रामचरितमानस को, वो दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। कोई सीता के नज़रिए से लिख रहा है, कोई राम के नज़रिए से लिख रहा है, कोई लक्ष्मण के नज़रिए से लिख रहा है, कोई लक्ष्मण रेखा पर लिख रहा है। तो नज़रिया है, फैक्ट्स सारे वो के वही हैं, लेकिन आप किस नज़रिए से लिखते हैं। आप जब केवट की बात करते हैं तो आप सोशल सिस्टम की बात करते हैं कि वो राम थे जो सारे समाज को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इतिहास को केवल ये कह देना कि फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स नहीं है, इतिहास फैक्ट्स है ही नहीं। इतिहास सिर्फ आपका नज़रिया है, और वो नज़रिया ये कोशिश अब सरकार का, जो सरकार में है, शासन में है, सरकार को मैं सरकार इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सरकार तो आज बनी है ना, हमारी लोकतांत्रिक सरकार है। ये जो इतिहास पढ़ रहे थे ये तो नेहरू से पहले भी था। हाँ, लेकिन सवाल इसलिए उठा क्योंकि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के बीच में ही उस पूरी कहानी को गढ़ा गया। ये तो नेहरू से पहले लिखा हुआ था, ये किताबें नेहरू ने नहीं लिखी है, आपको जानकारी है, नेहरू ने नहीं लिखी किताबें। और मैं नेहरू पर जा ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो भी शासन में रहता है उसका क्या नज़रिया होता है। अब अकबर को छोड़ दीजिए, आप तो गांधी पर चर्चा कीजिए ना, आपको गांधी पर चर्चा करनी चाहिए थी। गांधी पर, नेहरू से मनमोहन सिंह तक गांधी का चरित्र क्या था, और नेहरू के गांधी, मनमोहन सिंह के बाद आज गांधी को हम कैसे डिमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने अब सार्वजनिक तौर पे ये कहना शुरू कर दिया कि गांधी की वजह से आज़ादी नहीं मिली। ये गाना ही गलत है कि अकेले बिना खड़क ढाल के आज़ादी दे दी थी। ठीक है, मतलब कोई एक दो लोग इस तरीके की बातें कहें तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरा एजेंडा के तौर पर चल रहा है। तो वो भी फैक्ट है कि गांधी के अकेले की वजह से तो आज़ादी नहीं मिली। आप कहेंगे फैक्ट तो है ये, उसमें सुभाष भी हैं और सब लोग भी हैं। अभी जैसे अहिल्याबाई की बात हुई तो अहिल्याबाई का कोई उसको रिजेक्ट कर सकता है, या राणा महाराणा सांगा को? सवाल बस इतना है कि उनकी गाथा क्यों नहीं लिखी, गाई गई, वो गाथाएं क्यों लिखी गई जिसका कि मैं आपको बहुत ज्यादा, हाँ, तो मैं बोला ना कि सबको अपना अपना शासन का अपना जो नजरिया, उनकी नजरिया है, उसको मैं ये कह रहा हूँ केवल इसको ये मत समझिए कि फैक्ट्स छुपाए गए। फैक्ट्स वो के वही हैं, तब भी वही थे, अंग्रेजों से पहले भी वही थे, अंग्रेजों के बाद भी वही थे, और अब भी वही है। फैक्ट्स को आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट बात। ठीक। सुनील सर, लगातार सत्ता पक्ष से ये कहा जा रहा है कि जो कहानी पिछले समय से लगातार बच्चों को पढ़ाई जा रही थी, मुगलों को बहुत बखान के साथ बताया जा रहा था, उन्हें बहुत मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि उनका महिमा मंडन हो रहा था। आज के डेट में अगर मुगल शासकों को लेकर क्रूरता या शैतान या जिस तरीके की बात कही जाती है, तो उसका आज के मुसलमानों से क्या कनेक्शन होगा? क्यों इस मुद्दे को उठाना है कि एक खास को टारगेट किया जा रहा है?
प्रतीक्षा जी, यही तो है, आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास होता है। और इतिहास छिपाने कौन सी बात हो गई? अभी 3 इतिहासकारों का नाम लिया गया। वो इतिहासकार जवाहरलाल नेहरू तो पैदा नहीं किए थे, प्रश्रय उन्होंने दिया नहीं था। इतिहास इतिहास है, हमारे आपके देखने का नजरिया। अकबर के ही जमाने में तानसेन हुआ ना, अकबर के जमाने में तो टोडरमल हुए। आप क्या याद रखना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं? अगर आप हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं, इतिहास का काम इतिहासकारों का काम। हम इतिहास नहीं जानते, हम इतिहास पढ़े हैं, विद्यार्थी रहे हैं और इतिहास के विद्यार्थी नहीं रहे हैं। तो हमने, सरकारों का काम इतिहास लिखना नहीं होता। सरकारें जब इस तरह का काम करती हैं तो अपने एजेंडे को रखना चाहती हैं। आप अकबर क्या था क्या नहीं था, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध है। औरंगजेब क्या था क्या नहीं था, हर चीज़ आपके पास उपलब्ध है। जिस क्रूरता की बात की जाती है अकबर के बारे में की जा रही है, क्या और अंग्रेजों ने नहीं किया है? उसको क्यों नहीं ला लेते हैं आप? वो तो आज का इतिहास है। अकबर के बारे में विवेकानंद ने क्या कहा है, ये आपकी जानकारी में नहीं है। सवाल यह है कि राजा राजा होता है, सत्ता के संघर्ष होते हैं। सत्ता को बचाए रखने के लिए, सत्ता को विस्तार देने के लिए हर राजा और हर रंग के अपने अपने तरीके हैं। आप बताना क्या चाहते हैं और आप बता करके चाहते क्या? सवाल सबसे बड़ी चीज़ इंटेंशन का है। आप इतिहास थोड़े बताना चाहते हैं। इतिहास बताना सरकार का काम नहीं है, HRD मिश्रा का काम इतिहास बताना नहीं है। यह काम इतिहासकारों का। इतिहासकारों का आप आज़ादी दीजिए। आप क्यों नहीं बता सकते हैं कि अकबर के ज़माने में टोडरमल हुआ, तानसेन उसके ज़माने में हुआ? आप पता कर पाए क्या आज तक? वो उस उपलब्धि को आप नकार देना चाहते हैं, इसलिए कि अगर वो आप बताते रहेंगे तो यह जो हिंदू मुसलमान का आपका एजेंडा है वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। गांधी के बारे में क्यों इस तरह की बात की जाती है? गांधी के रहते रहते आपका एजेंडा नहीं आगे चल पाएगा। ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की लगातार आपकी कोशिशें हैं वो सफल नहीं हो पाएंगी। आप इतिहास बताता नहीं रहे हैं, आप इतिहास को अपने हिसाब से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप एकदम पूरी तरह से आजाद है, लेकिन सरकार जब यह काम करती है। सर, एक चीज मैं जोड़ दूं इस पे, तो तर्क ये भी है ना कि पहले भी किया गया, इसलिए हम भी करके सही बता रहे हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू ने इतिहास लिखा है, मनमोहन सिंह ने इतिहास लिखा है। भाई इतिहास ये जो परिवर्तन लाए हुए हैं कौन लोग हैं? नहीं, सवाल ही नहीं। देखिए प्रतीक्षा जी, ये जो परिवर्तन ला रहे हैं वो कौन लोग हैं? कहां से इतिहास पढ़ करके आए हो? और दूसरी चीज की इतिहास ये नहीं है कि हम और आप जो पढ़ ले रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं। दुनिया इतिहास पढ़ती है ना। आज 3 इतिहासकारों का नाम लिया गया, तीनों विदेशी हैं, कोई स्वदेशी तो है नहीं। जो इतिहास आप पढ़ाएंगे यह पढ़ करके विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जाएगा। आप केवल कूप मंडूक बनाना चाहते हैं। आप पूरे बच्चों को पूरे विस्तार से कुछ चीज़ नहीं बताना चाहते। कक्षा 8 के विद्यार्थी को क्यों दूषित करना चाहते हैं भाई? आप उसको छोड़, जो इतिहास लिखा गया है और उसके पास ढेर सारे रेफरेंस बुक है। RC मजूमदार भी इतिहास लिखे हुए हैं, हबीब साहब भी इतिहास लिखे हुए हैं, दोनों पढ़ लीजिए आप। किसने रोका है आपको? क्या इनका पब्लिकेशन जवाहरलाल नेहरू रोक दिया था क्या? ठीक है, मजूमदार साहब की किताब छपेगी नहीं, हिंदुस्तान में बिकेगी नहीं, ऐसा किया था क्या जवाहरलाल नेहरू ने या मनमोहन सिंह ने? आप अपने नजर, अपने एजेंडे को चलाने के लिए आप इतिहास के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत कीजिए। और कम से कम बच्चों के दिमाग को दूषित मत कीजिए। उनको पढ़ने दीजिए जो पढ़ाया जा रहा है। और यह कहना कि यह चीज़ छिपाई गई, अगर छिपाई गई तो आप जान कैसे गए? आप न्यूटन हैं, आप आर्किमिडीज हैं, खोज के लाए हैं आप। ये दुनिया में सब चीज़ें उपलब्ध हैं। तो यह नैरेटिव बनाना कि अरे नहीं तो छिपा दिया गया था, अरे छिपा के कहाँ से आप ले आए, किस गुफा से खोज के ले आए आप? सब कुछ सब जगह उपलब्ध है, पढ़ रहे हो आप। अपने एजेंडे के साथ, अपने सांप्रदायिक एजेंडे के साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। यह काम इतिहासकारों का है और उनके ऊपर छोड़ दीजिए आप। और जो सबके जीवन में होता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन का स्याह पक्ष नहीं है इस धरती पर जो पैदा हुआ? लेकिन उसके जाने के बाद हम उसके अच्छी अच्छी बातों को याद करते हैं। समाज ऐसे ही चलता है। ठीक है, सवाल ये था कि भाई अगर हम अकबर की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे हिंदू राजा भी हुए जो बहुत सारे काम करते हैं। बिलाल सब्जवारी जी, जिस तरीके से चर्चा को राजनीतिकरण बताया जा रहा है, मुस्लिमों से जोड़ा जा रहा है, या यूं कहें कि मुगल के इतिहास में चेंज के बाद उसे बताया जा रहा है कि ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये सब की आवश्यकता है अभी? अगर NCERT का एक सिलेबस जहां पर अकबर ने बहुतों की हत्या की और उसका जिक्र आ गया, तो उससे कैसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा? कैसे इस तरीके की दिक्कत होगी? क्यों इस तरीके के विवाद? देखिए, किसी भी इतिहास का आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जो NCERT की किताबों में जो एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ रखी गई हैं,
इस क्रिटिकल एनालिसिस का मौजूदा इतिहासकार किस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, डॉक्टर इरफान हबीब फॉर एन एग्जाम्पल, प्रोफेसर राम पुनियानी, ये इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, जो वास्तव में एक ऑथेंटिक इतिहासकार हैं, जिनकी एक अथॉरिटी मानी जाती है हिंदुस्तान के अंदर, उसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। अकबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई या नहीं छुपाई गई। अकबर के बारे में ये भी फैक्ट है कि अकबर के कार्यकाल में ही सोने और चांदी के राम टका सिक्के हुआ करते थे, जिस पर एक तरफ सीता मैया और राम का चित्रण हुआ करता था। तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखेंगे? ये फैक्ट है, इतिहास में दर्ज है। डॉक्टर विशंभरनाथ पांडे की आप किताब पढ़िए, एस.एन. गर्ग की आप किताब पढ़िए, वो ये सब चीज़ें बताते हैं। अकबर के बारे में खुद शिवाजी के पत्र नेशनल म्यूज़ियम में मौजूद हैं, वो उनकी तारीफ़ करते हैं। अकबर के बारे में दीन इलाही का जो कंसेप्ट उसने दिया, हालांकि उस दौर में उसके इतने फॉलोवर नहीं मिले, तो दीन इलाही का कंसेप्ट अकबर ने क्यों दिया? क्या परिस्थितियाँ थी? क्या अकबर धार्मिक रूप से कट्टर थे? अगर अकबर धार्मिक रूप से कट्टर होते तो वो सिर्फ इस्लाम की बात करते, दीन इलाही की क्यों बात करते? तो वही था ना, जजिया उन्होंने लगाया, लेकिन जजिया हटाया भी, मंदिरों को दान भी दिया। डॉक्टर विशंभरनाथ पांडे की किताब में सब चीज़ मौजूद है। तो आप इतिहास को किस दृष्टिकोण से पेश करते हैं और वो दृष्टिकोण मौजूदा पीढ़ी पर किस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होता है, उसका किस तरह से प्रभाव होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि क्रिटिकल एनालिसिस का स्वागत है, हर चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, लेकिन ये जो क्रिटिकल एनालिसिस एनसीईआरटी की किताब में किया गया, क्या इसका हिस्टोरियन ने क्रिटिकल एनालिसिस किया अभी तक? अगर वो क्रिटिकल एनालिसिस पर ये पैरामीटर्स खरे उतरते हैं तो इसको स्वागत किया जाना चाहिए। रहा अकबर की महानता का सवाल, देखिए महान आदमी कब बनता है? या तो क्षमा करके किसी को महान बनता है, या खुद क्षमा प्रार्थियों के महान बनता है, या शक्ति से महान बनता है, या पश्चाताप करता है। अशोका द ग्रेट भी हुआ करता है। अशोका ने भी एक दौर में क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसने बौद्ध धर्म अपनाया, अहिंसा का परिपाटी दी। अकबर सूफी संतों को मानने वाले थे, भक्ति संतों को मानने वाले थे। तो बहुत सारी चीज़ें इतिहास में हैं, लेकिन अकबर के समय में बीरबल हुए, जो उनके पॉलिटिकल मुशीर हुआ करते थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र हुआ करते थे। और डॉक्टर इरफान हबीब जो अलीगढ़ वाले हैं, उन्होंने तो अकबर के शासनकाल को अकबर और राजपूतों का शासनकाल कहा, सिर्फ अकबर का शासनकाल नहीं कहा, क्योंकि राजा मानसिंह उनके सेनापति हुआ करते थे। तो इतिहास को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, किस मंशा से देखते हैं, किस नीयत से देखते हैं और किस तरह से परोसते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एनसीईआरटी की किताबों में कहीं इसके पीछे इंटेंशन तो गलत नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको जो मौजूदा इतिहासकार हैं उनका क्रिटिकल रिव्यू इस पर होना ज़रूरी है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आने वाले समाज को हम क्या पढ़ा सकें, ताकि देश के अंदर मेल मिलाप हो, गंगा जमनी तहजीब पैदा हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उस दौर को गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा बताया। तो ये सारी चीज़ें मौजूद है, हमें संतुलित होकर सोचने की ज़रूरत है, वन साइडेड होकर सोचने की ज़रूरत नहीं। सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि ये संतुलन नहीं रखा गया, इसलिए हमें ये करना पड़ा है। ठीक है विनोद सर, अकबर महान नहीं है, क्या अब यही पढ़ेगा हिंदुस्तान? देखिए, कौन महान है कौन नहीं महान है, ये तय करना हर व्यक्ति का अपने अपने नज़रिए से होता है। और अकबर, देखिए, राजा बनने की प्रक्रिया और राजा बनने के बाद आप क्या करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अकबर जब 10 साल की उम्र में उसको बैरम खान ने तख्त पे बिठाया अमरकोट में हुमायूं के मरने के बाद, तो उसके बाद अकबर ने राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें अकबर ने बड़ी क्रूरताएं की। क्योंकि जब आप राजा बनने की प्रक्रिया में थे तो आप गुलदस्ता लेके राजा नहीं बन सकते। आपको कोई भी हो, वो अकबर पे भी लागू होता है, वो अशोक पे भी लागू होता है, वो अजातशत्रु पे भी लागू होता है, और वो जितने राजा बनने की प्रक्रिया है वो हमेशा हिंसक रही है। महाभारत तो भाइयों के बीच में हुआ था, सिंहासन के लिए तो हुआ था, उस समय तो न इस्लाम था न मुसलमान थे। तो अकबर जब राजा बन गया, जब बादशाह बन गया और मैच्योर हो गया, तब उसका क्या कंडक्ट था। बैरम खां को अकबर ने हज पे कब रवाना किया? जब उसने एक राजपूत स्टेट को जीता और बैरम खां उसका कत्ल करने जा रहे थे, तब उसने उनसे तलवार छीन ली। उसने कहा नहीं, अब ये आदमी सिर झुकाए मेरे सामने बैठा हुआ है, अब मैं इसको मारूंगा नहीं, और अब आप दादा साहब आप जो है हज के लिए जाइए। अब
आज अवधेश जी ने राष्ट्रीय उद्घाटन किया कि बैराम खां की पत्नी को अकबर ने अपना लिया। मैंने तो खैर कहीं पढ़ा नहीं, हो सकता है अवधेश जी ने अगर कहा है तो उसका कोई आधार होगा, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। लेकिन मैंने बहुत इतिहास की किताबें पढ़ी हैं और इतिहास मेरा विषय भी रहा है कम से कम ग्रेजुएशन तक। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि बताया नहीं गया हिंदू राजाओं के बारे में बिल्कुल गलत है और ज़बरदस्ती का नैरेटिव है। एनसीईआरटी सीबीएसई पढ़ करके हमने भी हाई स्कूल और इंटर पास किया है। 3 हिस्से हैं उसके, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में अशोक का वर्णन है, चंद्रगुप्त का वर्णन है, तमाम सारे राजाओं का वर्णन है, दक्षिण भारत के चोल राजाओं का वर्णन है, प्रतिहार, पाल, ये सब वर्णन, ये सब मैंने उसी एनसीईआरटी किताब में पढ़े हैं, ये हमने बीए में नहीं पढ़े। और उसके बाद जब आपका मध्यकाल आता है तब उसमें अकबर और बाबर और हुमायूं और बलबान और ये सब इनका छोटा छोटा इनका जिक्र है, अकबर का सबसे ज़्यादा जिक्र है। तो ये कहना कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया गया, विजयनगरम साम्राज्य, अगर हम बीरबल को जानते हैं तो तेनालीराम को भी जानते हैं। कौन बच्चा नहीं जानता होगा तेनालीराम को? विजयनगरम साम्राज्य जो है, राजा कृष्णदेव राय के बारे में क्या सीरियल्स नहीं बने, क्या फिल्में नहीं बनी? ये कहना कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं गया, पता ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है एनसीईआरटी किताबों। और कल मैं उसमें था कार्यक्रम में जिसमें एनसीईआरटी के पूर्व प्रमुख जो है राजपूत साहब भी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी का काम इतिहास पढ़ाना नहीं है, इतिहास को बताना है बच्चों को। और इसलिए हम लोगों ने हमारी जो अप्रोच, वो राजपूत साहब कोई नेहरू जी के या कोई लेफ्ट उसके नहीं है, वो जोशी जी के टाइम जो किताबों में सारा परिवर्तन उसके वो थे। उन्होंने कहा हमारा काम है एक संतुलित नजरिए के साथ चीज़ों को रखना। और ये बात है, आप इतिहास के अप्रिय प्रसंग भी होते हैं, प्रिय प्रसंग भी होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जब राम कथा लिखी तो उसमें शंभुक वध भी है, उसमें सीता परित्याग भी है, लेकिन तुलसीदास जी ने इन तीनों प्रसंगों को नहीं रखा। तो क्या तुलसीदास जी छिपा रहे थे क्या? उनको लगा कि राम के चरित्र में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो लानी चाहिए सामने, ये अप्रिय प्रसंग है इसलिए वो नहीं लाए। वो तो तुलसीदास जी को क्या आप कटघरे में खड़ा कर देंगे? वाल्मीकि लाए। तो इसलिए जो है ये कहना कि वो जो है छिपाया गया, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, ये विस्तृत इतिहास की किताबें हैं, आप पढ़िए, जिसको शोध करना हो एकेडमिक्स के लिए, बच्चों को आप हाई स्कूल तक को आप ये पढ़ाइए कि इस देश में क्या क्या अच्छा हुआ और जो बुरा हुआ उसे सबक लें। क्योंकि इतिहास से मनुष्य को यही शिक्षा मिली, उसे इतिहास से कोई शिक्षा नहीं मिली। यही तो इतिहास की विडंबना है कि हम लड़ते रहे आपस में और गुलाम होते रहे। आज फिर हम लड़ें, कोई अकबर को महान कहे, कोई उसे क्रूर कहे, इसी में लड़ाई लड़ें, इसी में आपस में युद्ध करें। तो एक संतुलित नजरिए के साथ इतिहास को दिखाना चाहिए। नंबर 1, अकबर राजा बनने की प्रक्रिया में उसे जो भी किया, लेकिन अभी हाल में आप छोड़ दीजिए नेहरू जी ने क्या कहा, विवेकानंद जी ने क्या कहा, अभी G20 में जो बुकलेट छपी उसको पढ़ लीजिए, उसमें अकबर के बारे में कितनी तारीफ की इसी सरकार ने की है, उसको महान शासक बताया, उसकी गवर्नेंस, उसके सुशासन के बारे में G20 में मोदी जी की सरकार ने, इसी सरकार ने बताया। नेहरू जी और विवेकानंद और उनको छोड़ दीजिए। संविधान का जो पूरा प्रारूप है, मूल प्रति है, उसमें अशोक का दरबार भी है और अकबर का दरबार भी है। तो हमारे संविधान निर्माता क्या मतलब वो जो थे, जिनके बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल सारे तो थे उसमें। नेहरू जी तो चलो वामपंथी थे, वो तो उनको आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए, लेकिन ये लोग भी तो थे उसमें, और उसमें है। तो मूर्ति भंजन की जो प्रक्रिया है ना, अब करने वाले तो मूर्ति भंजन किसी कर सकते हैं, लेकिन इतिहास के जो अच्छे पक्ष हैं ये कैसे भूल जाते हैं। अभी जनेऊ का उदाहरण दिया मैंने, तो खैर जनेऊ वाला औरंगजेब के बारे में तो जरूर सुना गया, अकबर के बारे में मैंने नहीं सुना। रामचरितमानस कब लिखी गई? अकबर के काल में लिखी गई। फांसी पे तो नहीं चढ़ा दिया तुलसीदास को उसने, ठीक है, और उसने तो भेजा था रहीम को, तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाने के लिए, कुमलदास को बुलाने के लिए भेजा था। जब कुमलदास जी ने कहा संतन को कहा सीकरी से काम, और तुलसीदास जी ने रहीमदास से कहा, रहीम से कहा कि आप कहाँ पड़े चक्कर में, और रहीम चले गए चित्रकूट में जाकर के, छोड़ करके 12 साल वहाँ रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि अकबर के 9 रत्नों में 4 तो हिंदू थे, मानसिंह, तानसेन, बीरबल और टोडरमल, और रहीम तो आधे हिंदू आधे मुसलमान मान लीजिए उनको, वो तो राम भक्त थे। वो तो चित्रकूट में बस रहे, रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़े सो आवे देश, उनके हर दोहे में राम का नाम आ जाता है। तो क्या अकबर ने फांसी चढ़ा दिया? तो अकबर का या किसी भी राजा का, अशोक का क्या हुआ? अशोक जब राजा बन रहा था तो उसने भी अपने भाइयों को मारा, उसने अपने बीमार पिता से राजमुकुट छीना, और उसके बाद कलिंग में क्या किया अकबर? अगर अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों को मारा होगा, नहीं मारा,
तो अशोक ने कलिंग में क्या किया था, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है विधवाओं को देख के तो उसे बौद्ध धर्म याद आया, और वो हिंदू था, हिंदू से बौद्ध बना। ये भी प्रश्न है, बौद्ध क्यों बना? वो हिंदू धर्म में भी रह के शांति का काम कर सकता था। शांति हिंदू धर्म में क्या शांति के उपासक कम थे क्या? लेकिन वो बौद्ध बना, बुद्ध की शरण में गया। तो अशोक को महान कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है अशोक को महान, इसीलिए कहा जाता है जब वो शासक हो गया, जब उसे बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आज अशोक के चिन्ह जो है हमारे राज चिन्ह है, शेर से लेके चक्र तक हर जगह इसमें स्तंभ है जिनको हम कोट करते हैं। तो अशोक का अगर पिछला अतीत देखेंगे तो चंड अशोक है, उसके बाद धम्म अशोक होता है, और फिर प्रियदर्शी अशोक हो जाता है। ऐसे ही अकबर का भी है, उसका अतीत रहा होगा, क्रूरता की होगी उसने, वो आप, लेकिन उसने जो गवर्नेंस दी, जो 50 साल उसने शासन किया, 1556 से लेकर 1605 तक, तो ऐसे ही थोड़ी शासन किया। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है इतिहास को समग्रता के साथ देखना चाहिए, और उसमें जो अच्छा है, जो नई पीढ़ी को देने लायक है वो दीजिए, जो खराब है उससे शिक्षा लीजिए, सबक लीजिए, ताकि भविष्य में कोई शासक ऐसा ना हो। आज का ये जो मौजूदा दौर है, इसका जब इतिहास लिखा जाएगा भविष्य में 200 साल बाद, तो एक इतिहासकारों का वर्ग इसको स्वर्णकाल बताएगा, एक इतिहासकारों का दूसरा वर्ग इसको तमाम तरह इसमें कमियां निकालेगा। तो इसलिए मुझे लगता है इतिहास को एक समग्र और विस्तृत और व्यापक नजरिए से देखना चाहिए, न उसको किसी भी एक तंग नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ठीक। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि हम बहुत संतुलित चर्चा करते हैं, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक तरफ झुकता हुआ दिख रहा है मामला, इसलिए मैं जयदीप जी की तरफ रुख करती हूँ। सेकुलरिज्म के नाम पर क्रूरता छिपाई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी चीज़ें रोकी गई, ये बहुत सारी चर्चाएं हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने एक पक्ष तो दिखाया कि वो जो हुआ वो गलत हो रहा है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है बदलाव की, एटलीस्ट 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स को तो कोई ज़रूरत नहीं है ये सब बताने की। पर जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि यही काम तो पहले भी हुआ, तो फिर आप हम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? थोड़ा सा संतुलित टिप्पणी चाहिए। टिप्पणियाँ तो जिस सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अध्येता हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी इतिहास के भी अध्येता हैं और वर्तमान समाज के भी अध्येता हैं, और जब हम अपने किसी भी ज्ञान और अनुभव से टिप्पणी करते हैं तो उसमें तथ्य ये भी जुड़ना चाहिए कि ये जो बदलाव हुआ है वो है क्या। वो 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब है, इतिहास की पुस्तक नहीं है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए। और सामाजिक विज्ञान में समाज के ताने बाने से संबंधित बातों को ध्यान में, तो ऐसा क्यों हो वो देखना चाहिए, और उसमें 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। जितनी भी टिप्पणियाँ आई हैं उनके संदर्भ में, उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं। एक तो अकबर को लेकर सबसे ज़्यादा बात हुई, चूँकि हालांकि उसमें औरंगज़ेब के बारे में भी है, बाबर के बारे में भी है, दूसरे जो शासक रहे उनको आक्रांता कहें, कुछ भी कहें, उसके बारे में भी है, और शिवाजी के बारे में भी, छत्रपति शिवाजी के बारे में। अकबर के बारे में लिखा गया है कि वो शुरुआत में ज़रूर क्रूरता के साथ शासन उन्होंने शुरू किया, लेकिन बाद में उनके मन में सर्वधर्म संभाव भी आया और शासन की रीति नीतियाँ उन्होंने बदली। ये उसी का हिस्सा है जिस हिस्से को लेकर हम यहाँ पर विवाद भी कर रहे हैं, चर्चा भी, ये उसी पुस्तक में लिखा है और वहीं से पढ़कर मैं बता रहा हूँ। और उसके नीचे एक छोटी टिप्पणी है, पूरा जो चैप्टर है उसके नीचे फुटनोट जिसको हम कहते हैं, उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो हम बहस को ज़्यादा सार्थक साबित कर पाएंगे। उसमें लिखा है कि ये जो सारा जिक्र किया गया है ये किसी दुराग्रह के लिए नहीं है, इसको किसी दुराग्रह के साथ नहीं पढ़ा जाए। ये जो इतिहास के कुछ तथ्य हैं जिनको सामने लाना आवश्यक, तो उसको रखा गया, लेकिन सभी इस पर अपने हिसाब से पढ़ने के लिए और अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र है। अगर उसमें ये फुटनोट लिखा हुआ है और उस टिप्पणी को अलहदा करके हम ये कहेंगे कि ये, देखिए दिक्कत तो यहीं पर है ना कि इतिहास के सारे मामले वही हैं कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने सज़ा पाई है, और लम्हों की उन खताओं को जो बदलना चाहता है वो उससे बड़ी खता कर रहा होता है। न इतिहास कुरेद के बदला जा सकता है, न नक्शों को फाड़ के बदला जा सकता है, न लाइनों को मिटाकर दहलीजों को हटाया जा सकता है। सवाल ये ज़रूर होता है इतिहास के संदर्भ में कि इतिहास लिख कौन रहा है। वो शासक जिसके हाथ में तलवार है और उसके पीछे 2 चारण भाट हैं, उनकी दृष्टि से इतिहास लिखा जा रहा है, या जिसकी गर्दन पर तलवार लगी है और उसकी गर्दन से खून बहा और उसके नरमुंडों की ढेर में एक और नरमुंड शामिल हो गया, क्या वो लिख रहा है? इतिहास लिखा किसने? तब जो शासक थे वो ये बता रहे 1856 से 1656 से उन्होंने किया, अगर तो उसके पास 50-60 साल थे। हाँ, तो भाई अभी जो शासक है ना उसकी दिक्कत ये है कि उसके पास 5 साल होते हैं और उस 5 साल में उसको ऐसा कुछ करना होता है कि अगले 5 साल फिर से मिल जाएं। तो जो इसको समझेगा उसको शासन वाली व्यवस्था तो समझ में आ जाएगी,
और तब वाला था तो वो 50 साल करेगा कि 5 साल करेगा कि 5 महीने करेगा, उसको पता नहीं होता। कौन भाई भतीजा चाचा ताऊ आकर उसकी गर्दन पर तलवार रख के राजगद्दी छीन लेगा। तो राजगद्दी की इन षड्यंत्र वाली साजिशों के बीच से निकले हुए इतिहास की पुकारों को कोई दबाएगा और कोई उठाएगा। दबाया भी अपने हित के लिए जाएगा और उठाया भी अपने हित के लिए जाएगा। सवाल यह है कि इतिहास क्या है? क्या अत्याचार नहीं हुए? ठीक बात है कि अशोक ने भी किए होंगे, अकबर ने भी किए होंगे, लेकिन उसको आप पढ़ाएंगे किस तरीके से? क्या जर्मनी में हिटलर को एक सम्राट के रूप में, एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? आज भी जर्मनी में यातना शिविर संजोकर क्यों रखे गए हैं? एक पूरी नस्ल को, एक पूरी कौम को मिटा देने के उद्देश्य से जिस हिटलर ने इस पूरे विश्व को जीतने की और एक नस्ल को समाप्त करने की जो कोशिश की थी, उसको आप किस रूप में याद करेंगे? इस सवाल के जवाब में सब कुछ आ जाता है। अभी अवधेश जी कह रहे थे कि 3 करोड़ की आबादी कम हो गई। उस आंकड़े के विवाद में गए बगैर हिटलर की तो तमाम जितनी भी कोशिशें थी, उसके बाद माना जाता है कि 60 लाख यहूदियों को उसने मार दिया। जो यातना शिविर हैं उनमें मैं गया हूं, और वहां पर जब उनको भस्म किया जाता था भट्टियों में, तो उससे जो चिथड़े उड़ते थे आसपास की छतों पर परतें जम जाती थी उसकी। जर्मनी के लोगों को यह क्यों पढ़ाया जाता है? यह भी छुपाया जा सकता था। नस्ल के आधार पर इस तरीके से मनुष्य के साथ यातना करना, भेदभाव करना गलत है। और यह गलत है कि नहीं, पहले इसका जवाब सारे विद्वान वक्ता दे दे। और अगर गलत है तो यह याद रखने के लिए है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, बाल के रंग के आधार पर, कद के आधार पर, काठी के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर अगर तलवारें चलाई हैं तो वो गलत है, और आने वाला सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को यह पढ़ना ही चाहिए। और जिसने इसको छुपाया है उसने अपराध किया है। और अगर इस सच को बता देना अपराध है तो सारी दुनिया अपराध कर रही है। फिर हिरोशिमा और नागासाकी की याद में जहां पर जापान में फूल चढ़ाए जाना और उनके स्मारक बनाना अपराध है, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने भी स्मारक बनाना अपराध ही है। किसी भी तरह के आतंक के खिलाफ आने वाले समाज को सचेत करना आवश्यक है। जिसने छुपाया, मैं किसी राजनीति में नहीं पढ़ रहा हूं, जिसने छुपाया वो अपराधी है। और अगर वो बता रहा है और तथ्यों के आधार पर बता रहा है और इसलिए बता रहा है कि बच्चे इसको समझें, तो सही है। और वो इसलिए बता रहा है कि उसकी कुर्सी बची रहे, तो भी सही। शासकों की राजनीति में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, संतुलित टिप्पणी। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से कोई कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड कर दे। आज समय सबको पर्याप्त मिला था, लेकिन चूंकि यही मैं कहना चाह रहा था कि उस पुस्तक को एक बार पढ़ना चाहिए। यहाँ जो भी मतलब मैं जरा, क्योंकि मैंने भी उसको देखी है, वो पुस्तक इतना बैलेंस है। चूंकि उन्होंने जयदीप कार्निक जी ने उसका विवरण दे दिया तो मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं। जब एक बार आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे कि ब्रूटलिटी और टॉलरेंस दोनों का मिश्रण था अकबर, उसमें शब्द प्रयोग है कि शुरू में कितना ब्रूटल था, बाद में वो कैसे टॉलरेंट हुआ, लेकिन उसके पीछे उसके उद्देश्य क्या थे। तो इसीलिए अब यह है कि इतिहास को हमारे देश में एक चीज आगे इस पर बोलना जरूरी है। हमारे देश का इतिहास, अगर हमारा वेद है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, तो हमको देखना चाहिए कि क्या वो केवल विजयों का और युद्धों का इतिहास लिखने की परंपरा रही है। महात्मा गांधी ने कहा है कि ये, जब उनसे हिंद स्वराज आप पढ़ेंगे, उनसे पूछा गया कि अंग्रेजों ने तो ऐसे इतिहास लिखा, बोले कि अंग्रेज आपको बड़े इतिहास लिखते हैं कि इतने सन में इतना कर दिया, इतने सन में इतना कर दिया। ये इतिहास नहीं है। हमारे इतिहास की सोच हमेशा हमारे पूरी एक सभ्यता से जुड़ी रही है। आप महाभारत को पढ़िए तो किस पर्व में ज्ञान का विषय नहीं है, आप उसको जरा पढ़िए। अगर गीता इतिहास है तो उसमें क्या नहीं है, रामायण, ये इतिहास लिखने की परंपरा थी। तो उसको हमने बदल के भारतीय संदर्भों में इतिहास वो नहीं होगा, भारतीय संदर्भों में नेशन स्टेट वो नहीं होगा। और जहां तक अकबर की बात है या कोई भी हो, मैं एक कसौटी बार बार कह रहा हूं कि जो एक अनवरत हजारों वर्षों का एक भारत था, क्या उस भारत की उस शक्ति को, इसके जीवन शैली को, बाकी को बढ़ाया, इसको मानने वाले इसको बढ़ाने वाले का दमन किया, उसके साथ क्रूरता बरती, यहाँ की जो परंपराएं थी, सामाजिकता थी, उसको नष्ट करने के लिए काम किया, जहां महिलाओं के साथ उसका व्यवहार क्या था, सब मिला के मूल्यांकन होगा, ऐसे थोड़े हो सकता है होगा। तो इसीलिए ये एक अच्छा है, देश में बहस हो रही है, लेकिन मैं आपके दर्शकों से जरूर कहूंगा कि कोई भी मत बनाने के पहले बहुत सस्ती पुस्तक है, उसको मिला के एक बार पढ़ लें, और पढ़ने के बाद तब इस पर अगर बहस करेंगे तो उनको समझ में आएगी। बच्चों के मन को पॉजिटिव बनाना है, सच्चाई से अवगत कराते हुए भी उनके मन में यह क्रूरता नहीं आए कि हमको प्रतिशोध लेना है।
उससे केवल सबक लेनी है, सीखना है कि भविष्य में। इस दृष्टि से ये सारे पुस्तकें लिखी गई। मैंने पहले उस पुस्तक का नाम भी बता दिया था। से मैंने चूंकि पुस्तक पढ़ी नहीं है, लेकिन जैसा जयदीप जी ने कहा, अवधेश जी ने कहा, तो निश्चित रूप से उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ पुस्तक से शायद दिक्कत नहीं होगी किसी को, क्योंकि पहले भी पुस्तकें जो पाठ्य पुस्तकें नहीं उनमें चीज़ें थी, लेकिन दिक्कत होती है जब उस पुस्तक पे आप नैरेटिव बनाते हैं। दिक्कत होती है जब उस पुस्तक के आधार पर राजनीति होती है। दिक्कत होती है जब उस पुस्तक को का जो नकारात्मक पक्ष है उसका प्रचार ज़्यादा होता है ना। तो अब क्या हो रहा है, अकबर ने 30,000 लोगों को मारा, इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसी किताब में जब आगे लिखा है कि अकबर ने सुलह कुल और दीन इलाही चलाया और लोगों, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो ये जो सिलेक्टिव हम चर्चा करते हैं और सिलेक्टिव नैरेटिव बनाते हैं, तब दिक्कत होती है। किताब से क्या दिक्कत है, किताब तो बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद जिसकी दिलचस्पी इतिहास में होगी वो आगे और इतिहासकारों को पढ़ेगा और उसके बाद अपनी राय बनाएगा। अब बिना पढ़े टिप्पणी कर देते हैं, उन पर कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, बिना पढ़े टिप्पणी तो सवाल है कि अब किताब पर बहस है सर। जिन लोगों ने इसके देश में झूठ फैलाने की फिर से कोशिश की है कि इस किताब में ऐसे लिखा गया है, इस देश के खलनायक वो हैं या लिखने वाले हैं? लिखने वाले ने कब कहा है कि हमने दोनों पक्ष नहीं लिखा है? जिस दिन से वो पुस्तक आई है, बिना पढ़े हुए इस देश में सो कॉल इतिहासकार जो अभी तक देश के सामने झूठे परस रहे थे, सच्चाई को सामने नहीं लाने दे रहे थे, वो सब झंडा लेके खड़े हैं बिना देखे हुए पढ़े हुए। अवधेश जी, बहस की मर्यादा, एक मिनट तो शुक्ला इसलिए जी, बिना देखे हुए जो उन पर एक मिनट देश का कहने का मतलब है कि इतिहासकारों ने दोनों पक्ष लिखा है, लेकिन पुस्तक में सिर्फ एक पक्ष उठाया। नहीं, वो बाकी चीजें सवाल जो नहीं जो है। उठाए हैं झंडा, उसके बारे में बहस की मर्यादा ये है कि एक व्यक्ति जब बोल रहा हो तो बीच में ना बोला जाए। नहीं, ठीक है, ये बहस की मर्यादा वो है। अपनी बात अवधेश जी को उसका पालन करना चाहिए, उसके बाद उनको समय मिलता। आप अपनी लेकिन बात बोलिए। मैं जो कह रहा था, मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने किताब नहीं पढ़ी है ना, और मैंने बहस पेशा और जयदीप जी ने जो कहा मैंने उसको माना, या अवधेश जी ने कहा उसको भी माना किताब में, इसीलिए मैंने कहा किताब से दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है उस नैरेटिव से, ये मैं कह रहा हूं, जो लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है। अशोक के बारे में, अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की और अशोक ने ये किया, तो हमें किताब से ही तो मिला है। ऐसा थोड़ी हम उस अशोक के ज़माने में थे, लेकिन नैरेटिव नहीं बना ना। नैरेटिव तो इसलिए किताब से कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कैसे पेश करते हैं इससे दिक्कत है, और वो समस्या की जड़ है। मुझे लगता है उस पर जो है उसकी आलोचना होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सबका अपना अपना पक्ष है। आप कुछ ऐड कर रहे थे, वरना मैं क्लोजिंग करूंगी। आज सबको ये पर्याप्त सवाल समय केवल मिला है। इंटेंशन का, और इतिहास को इतिहासकार ही लिखेंगे। नेपोलियन के बारे में क्या लिख देंगे आप? जो जिस समुदाय के साथ उसने अत्याचार किया, सबके सामने तथ्य है वो। हिटलर के बारे में जो बात कही जाती है, हिटलर ने जो किया सबके सामने है। वो एक ऐसा नहीं था कि कुछ खास लोगों के साथ वो कर रहा था, समुदाय के साथ के खिलाफ खड़ा था। लेकिन अकबर एक समुदाय के खिलाफ खड़ा था, ऐसा तो नहीं था। वो राजा था, राजा के लिए, राजा होने की प्रक्रिया और राजा होने के बाद की स्थिति, दोनों के आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे। आप टिप्पू सुल्तान को क्यों हटा दिए? बड़ी भारी, बहुत अच्छा आप नैरेटिव बना रहे हैं, तो क्यों किताब से हटा दी भाई? क्या वो पक्ष नहीं है ये? आप केवल उस चीज को प्रमुखता देना चाहते हैं जो आपके एजेंडे के साथ आगे बढ़ सके। ठीक, सवाल केवल ये वो है। तो सब किताब पढ़ करके लिख रहे हैं। है कि अच्छा है, सुनील जी ने उसका जिक्र किया कि अतीत की घटनाएं से वर्तमान को हम तय न करें, निर्धारित। और एक महत्वपूर्ण पंक्ति मैं पढ़ देता हूं क्योंकि बहुत लंबी बात हो चुकी है, हमें दूसरे वाले टॉपिक पे भी जाना होगा। जहां पुरानी 7वीं की किताब में जजिया को गैर मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला टैक्स कहा गया था, वहीं अब 8वीं की किताब में जजिया को गैर मुस्लिमों के लिए सुरक्षा और सैन्य सेवा बचाने वाला कर कहा गया है। इन परिवर्तनों को रेखांकित ठीक है, बहुत वसूलते थे वो क्या था? बहुत विस्तार मराठे है जो इस चौथ विषय में। वसूलते थे वो क्या था? वो भी तो सुरक्षा के लिए वसूलते थे। ठीक है सर, मैं उसके समय की आगे थोड़ी की सी पंक्ति कमी, में नहीं गया जाने, समय उसकी बहस लंबी हो की जाएगी। समय की थोड़ी सी कमी, समय की थोड़ी सी कमी। मराठे के चैप्टर में वो सब लिखा हुआ है। आप जो गुस्सा कर रहे नहीं हैं तो ना, फिर नैरेटिव वो भी आना चाहिए ना। अरे ये मैं कह रहा हूं। नैरेटिव वाले से आप बात करिए, कौन नैरेटिव बनाया है? मैं बार बार कह रहा हूं कि नैरेटिव उनने बनाया है जिनको छटपटाहट है कि देश और दुनिया के, भारत के बारे में जो झूठ हमने फैलाया अलग अलग। देखो, झूठ शब्द गलत है। वो झूठ जो है, आप कह सकते हैं कि कुछ तथ्य छिपाए गए, वो केवल हुआ। झूठ कैसे है? वो उसके कारण छटपटाहट है। नहीं, झूठ कैसे आप कह नहीं सर, सकते हैं? दोनों- अकबर के दोनों- बारे में उपलब्ध है, अकबर की जो तारीफ की गई, क्या वो झूठ है? क्या भारत सरकार ने G20 में झूठ बोला है क्या? दोनों पक्ष अपनी भी बात रख रहे हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, और यही हमारे कार्यक्रम की खूबसूरती भी है। संतुलित बहस, संतुलित चर्चा आपने देखी है।
जैसा कि हम खबरों के खिलाड़ी के जरिए इस जिम्मेदारी को निभाते हैं और आपसे उस वादे को पूरे करते हैं कि हम आपका नजरिया साफ करेंगे। अवधेश कुमार जी ने कह दिया कि हमारे दर्शक जो है वो उस पुस्तक को पढ़ें और अपना नैरेटिव खुद बनाएं। पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसकी दुनिया ही अलग है जो कि हम आम लोगों से कहीं ज़्यादा दूर है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। हमारे तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। बहुत संतुलित चर्चा, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।